हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे चैप्टर 8 कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था एवं संपत्ति की कुर्की और समग्रहण के लिए प्रक्रिया। सबसे पहले तो ये चैप्टर जो है वो सीआरपीसी में पहले नहीं था। ये 93 में सीआरपीसी में जुड़ा था और 20 जुलाई 1994 से सीआरपीसी में लागू हुआ था। और इस चैप्टर का निर्माण क्यों किया गया, ये चैप्टर क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य था, तो आर्थिक अपराधों का निवारण करने के लिए, इकोनॉमिक ऑफेंस जो होते हैं उनसे प्रिवेंशन के लिए, उनका निवारण करने के लिए। तो सबसे पहले ये कोई भी चैप्टर नया जुड़ रहा है तो वो अपनी परिभाषाएं देगा। तो सबसे पहले इसमें जो शब्द प्रयुक्त किए जाएंगे, यूज किए जाएंगे, उनकी परिभाषाएं। तो उसमें सबसे पहले हम सेक्शन 111 और जो कि सीआरपीसी की सेक्शन 105A है, इसमें परिभाषाएं देखते हैं। तो परिभाषाओं में सबसे पहली परिभाषा जो है वो संविदाकारी राज्य की है। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, संविदाकारी राज्य से बाहर का कोई देश या स्थान अभिप्रेत है। ठीक है, भारत के बाहर का कोई देश या स्थान जिसके संबंध में केंद्र सरकार ने संधि के द्वारा या अन्यथा उस राज्य की सरकार के साथ कोई व्यवस्था की है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने या तो संधि से या अन्यथा उस राज्य की सरकार के साथ कोई व्यवस्था की है, वो हो गया संविदाकारी राज्य। इम्पोर्टेंट वो है डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन ख है पहचान करना। पहचान करना भी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पहचान करने के अंतर्गत ये सबूत स्थापित करना कि संपत्ति किसी अपराध के किए जाने से उत्पन्न हुई है या उसमें उपयोग की गई है। या तो कोई संपत्ति अपराध के कारण उत्पन्न हुई है, ठीक है, या किसी संपत्ति का उसमें यूज किया गया है। नेक्स्ट है अपराध के आगम। अब हम हमेशा से पढ़ रहे हैं अपराध के आगम क्या हो गए, तो इसको भी डिफाइन कर दिया। अपराध के आगम से आपराधिक क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत मुद्रा अंतरण करना भी अंतर्लित है, वो अपराध भी है। परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न या अभिप्राप्त की गई कोई संपत्ति या ऐसी किसी संपत्ति का मूल्य अभिप्रेत है। या तो उसने अपराध के लिए प्रयुक्त की गई या अपराध के दौरान उत्पन्न की गई, उससे अभिप्राप्त की गई कोई संपत्ति या उस संपत्ति का कोई मूल्य, ये अपराध के आगम कहलाते हैं, प्रोसीड ऑफ क्राइम्स। ठीक है, नेक्स्ट एक है संपत्ति किसको बोलेंगे, तो संपत्ति से भौतिक या अभौतिक, जंगम, स्थावर, मूर्त, अमूर्त हर प्रकार की संपत्ति आती है। और अस्थि, ऐसी संपत्ति या अस्थि में हक या हित को साक्षित करने वाला विलेख और लिखित भी अभिप्रेत है, जो किसी अपराध के किए जाने से उत्पन्न होता है या उसमें उपयोग लाए गए हैं। इसके अंतर्गत अपराध के आगम के माध्यम से प्राप्त संपत्ति भी है। तो संपत्ति का की परिभाषा संपत्ति अंतरण अधिनियम से हम ले सकते हैं, ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। पता लगाना, पता लगाने से किसी संपत्ति की प्रकृति, उसकी स्रोत, वयन, सजंगम, हक या स्वामित्व की अवधारणा करना है कि उसकी प्रकृति कैसी है, उसका सोर्स कैसा है, उसका डिस्पोजन कैसे होगा, मूवमेंट क्या है, टाइटल क्या है और ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ये चीज़ है पता लगाना। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस जिससे क्वेश्चन बने हुए हैं या इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो संविदाकारी राज्य की और पहचान करना और अपराध के आगम। संविदाकारी राज्य वैसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही इसी पे बेस्ड है। अब हम इसके सेक्शन देखेंगे, लेकिन सेक्शन को हम शॉर्ट में करेंगे बिकॉज ये चैप्टर कोई इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, इनसे अभी तक तो कोई क्वेश्चंस बने नहीं हैं। तो भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए साक्ष्य प्राधिकारी को अनुरोध। अगर भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण करने के लिए जा रहा है तो साक्ष्य प्राधिकारी को क्या अनुरोध किया जाएगा, तो यदि किसी अपराध के अन्वेषण में अन्वेषण अधिकारी जा रहे हैं या अन्वेषण अधिकारी की पंक्ति से वरिष्ठ का कोई अधिकारी आवेदन करता है कि भारत के किसी बाहर के किसी देश में कोई साक्ष्य उपलब्ध हो सकता है, तो वह वहाँ क्या करेगा, अनुरोध पत्र भेजेगा और अनुरोध पत्र भेजेगा। वहाँ अनुरोध पत्र भेजकर उस अनुरोध पत्र में क्या क्या मांग करेगा कि किसी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा करें। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई अपराध, जिसने किसी अपराध को किया है उसकी मौखिक परीक्षा करें, या जिसके बारे में यह अनुमान है कि वह मामले की तथ्य और परिस्थिति से अवगत है तो उसकी परीक्षा करें। और या अगर उसके पास कोई दस्तावेज है, ऐसा कोई दस्तावेज या चीज़ है तो उसको पेश करने की अपेक्षा करें जो उसके कब्जे में है। इस प्रकार लिए गए साक्ष्य, सभी साक्ष्य अभिग्रहित किए जाएंगे और भेजने वाले न्यायालय को अग्रेषित करें। तो
तो ये होता है कि भारत के बाहर किसी देश या स्थान में हमें कुछ अन्वेषण के लिए अन्वेषण प्राधिकारी क्या करता है, संविदाकारी राज्य जो है उसे अनुरोध पत्र भेजेगा। अनुरोध पत्र में क्या क्या चीज़ें होगी कि पर्टिकुलर कोई जो अपराधी व्यक्ति है उसकी या तो आप मौखिक परीक्षा करो या ऐसा कोई तथ्य परिस्थिति से वो अवगत है तो उस क्रम में उसकी कथन को अभिलिखित करो, और अगर कोई दस्तावेज चीज़ उसके कब्जे में है तो वो चीज़ उससे संग्रहित करके पर्टिकुलर वो न्यायालय जिसने ऐसा आवेदन किया है उस न्यायालय को अग्रेषित करें। इसका क्लोज सेकंड कह रहा है कि अनुरोध पत्र में ऐसी रीति होगी जो केंद्र सरकार बताए, उसी रीति से अनुरोध पत्र भेजा जाएगा संविदाकारी राज्य में। और उपधारा 1 के अधीन कथन या प्राप्त दस्तावेज या चीज इस संहिता के अधीन अब अन्वेषण के दौरान संग्रहित साक्ष्य माना जाएगा। ऐसा कोई मतलब साक्ष्य मिला है तो उस साक्ष्य को क्या नाम दिया जाएगा, कलेक्टिव एविडेंस नाम दिया जाएगा, संग्रहित साक्ष्य वो माना जाएगा। ये सेक्शन सीआरपीसी में नहीं थी, ये सेक्शन इसमें नहीं आई है। सेक्शन 113 ये भी इसमें नहीं आई है कि भारत के बाहर किसी देश या स्थान से भारत में। अभी तो हमने भारत से बाहर किया था, संविदाकारी राज्य को अनुरोध पत्र भेजा था। अब कोई संविदाकारी राज्य जो है वो हमारे देश में इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है तो वो इसके लिए अनुरोध पत्र भेजेगा। तो भारत के बाहर के किसी देश या न्यायालय का प्राधिकारी ऐसे उस स्थान में किस चीज़ के लिए, किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए या दस्तावेज पेश करने के लिए अनुरोध पत्र केंद्र सरकार को भेजेगा। ठीक है, केंद्र सरकार के पास ही आएगा अनुरोध पत्र। अब केंद्र सरकार कैसे समझेगा, तो उसे महानगर मजिस्ट्रेट, अब महानगर मजिस्ट्रेट का पद तो इसमें समाप्त कर दिया लेकिन यहाँ से हटाना भूल गए, ये सेक्शन नहीं जुड़ी है बट इसमें हटाना भूल गए। या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो यहाँ पर यही होगा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस निमित्त नियुक्त करेगा कि वह ऐसे व्यक्ति को समन करे जिससे कि वो दस्तावेज पेश करे, क्योंकि वो दो ही चीज़ों के लिए बोल रहे हैं, या तो किसी व्यक्ति की परीक्षा करनी है या किसी दस्तावेज को पेश करना है। अब उस पत्र को अन्वेषण के लिए पुलिस अधिकारी को भेज देगा और उसका अन्वेषण करेगा, मानो कि वह ऐसा अपराध जो है वो भारत में ही किया गया है, भारत का लॉ इस पर चलेगा। अब इसकी उपधारा 2 जो है वो कह रही है कि उपधारा 1 के अधीन ऐसा लिया गया साक्ष्य और ऐसा संग्रहित साक्ष्य, उसकी अधिप्रमाणित प्रतिलिपियां, ये इस प्रकार संग्रहित चीज यथा स्थिति मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी के द्वारा उस न्यायालय या प्राधिकृत को जिसने अनुरोध पत्र भेजा था पारित करने के लिए केंद्र सरकार को उसी रीति से में जिसे केंद्र सरकार उचित समय समझे अग्रेषित करेगा। तो जब ऐसा अनुरोध पत्र आया है तो केंद्र सरकार भी उसी रीति से ऐसी अधिप्रमाणित प्रतियां या संग्रहित कोई चीज़ है तो उसी रीति से आगे भेजेगा, उसी रीति से भारत के बाहर किसी देश को भेजेगा। सेक्शन 114 है वो सीआरपीसी की सेक्शन 105 है बी थी कि व्यक्तियों का अंतरण सुनिश्चित करने में सहायता। ऐसे व्यक्तियों का अंतरण सुनिश्चित करने में क्या किया जाएगा, तो जहां भारत का कोई न्यायालय किसी आपराधिक मामले में चाहता है कि हाजिर होने या किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जानी चाहिए, भारत का न्यायालय चाह रहा है, ठीक है, के लिए किए गए किसी वारंट जो उस न्यायालय के द्वारा जारी किया गया उसका निष्पादन किसी संविदाकारी राज्य में किया जाना है। ठीक है, तो वो कैसे करेगा संविदाकारी राज्य में, तो समन हो चाहे वारंट हो 2 प्रतियों में भेजा जाएगा और उस ऐसा प्रारूप न्यायालय या मजिस्ट्रेट को ऐसे प्राधिकारी के माध्यम से भेजेगा जो कि केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा बताए और वो उसका निष्पादन करेगा। और आगे इसमें यही चीज़ बता दी कि यदि ऐसे किसी अपराध का अन्वेषण या जांच के दौरान अन्वेषण अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी की पंक्ति से वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा आवेदन किया जाता है कि ऐसे किसी व्यक्ति की जो संविदाकारी राज्य के किसी स्थान में है ऐसे अन्वेषण जांच के संबंध में हाजिरी अपेक्षित है, तो वो क्या करेगा, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समन या वारंट 2 प्रतियों में ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के समक्ष जारी करेगा जो केंद्र सरकार फर्स्ट वाले क्लोज में बोल रहा है कि कोई दस्तावेज मंगाना है, सेकंड वाले क्लोज में बोल रहा है कि ऐसे आदमी की हाजिरी अपेक्षित है। प्रोसीजर वही होगा, समन या वारंट 2 प्रतियों में जाएगा और उस ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट ऐसे प्रारूप में जारी करेंगे जो केंद्र सरकार बताए। इसका क्लोज 3 कहा गया है कि जहां भारत के किसी न्यायालय में किसी आपराधिक मामले के संबंध में संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया गया कोई वारंट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए प्राप्त होता है। अब इसमें 3rd क्लोज में संविदाकारी राज्य ने भेजा है, ठीक है, जिसमें ऐसे व्यक्ति से उस न्यायालय में या किसी अन्य अन्वेषण अभिकरण के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा की गई है, तो वो उस वारंट का निष्पादन ऐसे ही करवाएगा मानो कि वो भारत की स्थानीय
अधिकारिता के भीतर उसका निष्पादन प्राप्त हुआ है। संविदाकारी राज्य की तरफ से कुछ आया है तो उसको भी इसी तरीके से किया जाएगा। आगे इसका क्लोज 4 है, वो कह रहा है कि उपधारा 3 के अनुसरण में किसी भी संविदाकारी राज्य को अंतरित कोई व्यक्ति भारत में बंदी है, वहाँ भारत का न्यायालय केंद्र सरकार की ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो न्यायालय या सरकार ठीक समझे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति भारत में बंदी है संविदाकारी राज्य का, तो उस पर वो शर्तें लगाकर उसे छोड़ सकता है। उपधारा 1-2 के अनुसरण में भारत को अंतरिम ऐसा कोई व्यक्ति संविदाकारी राज्य में बंदी है, ठीक है। अब भारत का कोई व्यक्ति संविदाकारी राज्य में बंदी है तो वो भी उसे क्या करेगा, बंदी व्यक्ति के लिए ऐसी शर्तें जिसका अनुपालन किया जाए, ऐसे बंदी व्यक्ति को ऐसी शर्तों के अधीन अभिरक्षा में किया जाएगा और केंद्र सरकार इसको लिखित रूप में निर्दिष्ट करेगा कि किन शर्तों का अनुपालन करना है, जिसके अंतर्गत बंदी व्यक्ति को अंतरित किया जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 115 CRPC 105C की संपत्ति की कुर्की या संप्रयण के आदेश के संबंध में सहायता करना। ये आपराधिक अपराधों के संबंध में ये चैप्टर है और इसमें संपत्ति की कुर्की और अभिहरण के लिए आदेश संबंधी प्रोसीजर बताई गई है। कोई इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स नहीं है, बस ये है कि रूटीन अपना चलता रहे, इसलिए इसको कंप्लीट कर रहे हैं कि जहाँ भारत के किसी न्यायालय के पास ये विश्वास करने की युक्तियुक्त आधार है कि किसी व्यक्ति के द्वारा अभिप्राप्त कोई संपत्ति ऐसे व्यक्ति को किसी अपराध के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न या अभिप्राप्त हुई है, वहाँ ऐसी संपत्ति की कुर्की संप्रयण का आदेश दे देगा। फर्स्ट पॉइंट इसका कह रहा है क्लोज कि न्यायालय के पास ऐसा विश्वास है कि ऐसी संपत्ति किसी अपराध के लिए प्रयुक्त की गई है तो ऐसी संपत्ति की कुर्की संप्रयण का आदेश दे देगा। क्लोज सेकेंड कह रहा है कि जहाँ कुर्की और संप्रयण का कोई आदेश है और ऐसा जो है ऐसी संपत्ति जो है वो संविदाकारी राज्य में है, तो वहाँ क्या करेगा, उसके लिए अनुरोध पत्र जारी करेगा। क्लोज 3 इसका कह रहा है कि जहाँ किसी केंद्र सरकार को संविदाकारी राज्य से किसी न्यायालय या प्राधिकारी से अनुरोध पत्र प्राप्त होता है कि ऐसी कोई संपत्ति भारत में कुर्की या संप्रयण का अनुरोध किया गया है संविदाकारी राज्य के द्वारा, तो वो क्या करेगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या तो उत्पन्न हुई है या अभिप्राप्त की गई है, तो वहाँ केंद्र सरकार ऐसा अनुरोध पत्र ऐसे किसी न्यायालय को जिसे वह ठीक समझे को उस उपबंधों के अंतर्गत निष्पादन के लिए अग्रेषित करेगा। केंद्र सरकार किसी फर्स्ट वाली क्लोज में है कि कुर्की या संप्रयण का आदेश देगा अगर कोई संपत्ति अपराध के लिए। सेकंड वाली क्लोज में है भारत से बाहर है तो भारत संविदाकारी राज्य में अनुरोध पत्र जारी करेगा। संविदाकारी राज्य है वो कहता है कि यदि भारत में ऐसी कोई संपत्ति है तो भारत को अनुरोध पत्र भेजेगा और उसका निष्पादन केंद्र सरकार के द्वारा उपबंध जो बताए गए हैं उनके अनुसार किया जाएगा। नाउ सेक्शन 116-105T CRPC न्यायालय धारा 115 की उपधारा 1 के अधीन उसकी उपधारा 3 के अधीन अनुरोध पत्र अगर प्राप्त होता है तो पुलिस उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी को ऐसी संपत्ति का पहचान, बस इसमें कैटेगरी दे रखी है कि अगर अनुरोध पत्र हमें प्राप्त होता है इंडियन अथॉरिटी को, तो वो क्या करेगा, उप निरीक्षक की पंक्ति से, ऐसा है कि सब इंस्पेक्टर की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी को पहचान करने और पता लगाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश देगा। फिर इसका क्लोज सेकेंड कह रहा है कि ऐसा जो निर्देश दिया गया है ना उसमें इस कार्यवाही के अंतर्गत किसी कोई व्यक्ति, स्थान, संपत्ति, अस्थि, कोई दस्तावेज किसी बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्था की लेखा वही जो भी है वो अन्वेषण, जांच, विचारण उनका भी हो सकेगा। और ये क्या करेगा, इस तरीके से जिस न्यायालय के निर्देश के अनुसार उल्लेखित अधिकारी के द्वारा इसके संबंध में अन्वेषण जांच की जाएगी। बस सेक्शन 117 CRPC सेक्शन 105A संपत्ति का अभिग्रहण या कुर्की। तो ऐसी संपत्ति का अभिग्रहण और ऐसी संपत्ति की कुर्की कैसे की जाए, तो जांच या अन्वेषण करने के पश्चात यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी संपत्ति जो है उसके बारे में किसी भी रीति से व्यवहार किए जाने की संभावना है जिससे कि संपत्ति का वयन हो जाएगा। ठीक है, इस संपत्ति के बारे में कोई अपराध किए जाने की संभावना है तो उस संपत्ति को अब अभिग्रहण करने का आदेश देगा। लेकिन जहाँ ऐसी संपत्ति का अभिग्रहण करना ही साध्य नहीं है तो वहाँ वह कुर्की का निर्देश देते हुए ऐसी संपत्ति का आदेश करने वाले अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना अंतरित नहीं की जाएगी। कुर्की करने का आदेश दे देगा लेकिन ऐसा संपत्ति का आदेश करने वाले अधिकारी की अनुज्ञा लेनी आवश्यक होगी या उसके विषय में अन्यथा व्यवहार नहीं किया जाएगा और ऐसे आदेश की एक प्रति की तामील संबंधित व्यक्ति पर कराई जाएगी जो उस संपत्ति में कोई अन्य व्यक्ति जिसका उस संपत्ति में कोई हित है। उपधारा 1 के अधीन किसी आदेश का तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि उक्त आदेश
उसके किए जाने के 30 दिन की अवधि के भीतर न्यायालय के आदेश द्वारा पुष्टि नहीं कर दी जाती है। ठीक है, अधिकारी को ऐसा विश्वास है कि कोई संपत्ति है उसका वहन किया जाएगा तो वह संपत्ति की कुर्की का निर्देश दे देगा, लेकिन निर्देश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि ऐसे अधिकारी की अनुज्ञा नहीं ली जाए। उस प्रति की तामील की जाएगी और 30 दिन के भीतर आदेश की पुष्टि 30 दिन के क्या किसी आदेश का कोई प्रभाव आदेश का प्रभाव तब तक नहीं होगा ऐसे किसी आदेश का जब तक कि 30 दिन के भीतर संबंधित न्यायालय के द्वारा उसकी पुष्टि नहीं कर दी गई है। सेक्शन 118 सीआरपीसी सेक्शन 105F में इस अध्याय के अधीन अभिग्रहित या संप्रहित संपत्ति का प्रबंध कैसे किया जाएगा। अभिप्रहित या संप्रहित संपत्ति का प्रबंध, तो न्यायालय उस क्षेत्र के जहां संपत्ति स्थित है जिला मजिस्ट्रेट को या किसी अन्य अधिकारी को जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा नाम निर्देशित किया जाए ऐसी संपत्ति के प्रशासन के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी। ऐसी संपत्ति का प्रबंध करने के लिए किसको नियुक्त करेगा, जिला मजिस्ट्रेट, या जिला मजिस्ट्रेट अपने किसी अधिकारी को। किस रीति से करेगा, जो कि केंद्र सरकार बताए। और इसमें ये है कि प्रशासक जो है उस संपत्ति के वहन के लिए भी उपाय करेगा जो कि केंद्र सरकार निर्दिष्ट करे। उन निर्दिष्टों के अनुसार ऐसी संपत्ति के वहन के लिए भी उपाय कर सकेगा। सेक्शन 119, अब सेक्शन 119 अपने को क्या कह रही है, तो संपत्ति के समप्रायण की सूचना 105G है कि यह धारा 116 के अधीन जांच अन्वेषण या संपत्ति के समप्रायण की सूचना में सबसे पहले यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी कोई संपत्ति में अपराध का आगम है, तब सबसे पहले सूचना की तामील करेगा। सूचना की तामील में विनिर्दिष्ट 30 दिन की अवधि के भीतर उसकी आय, उपार्जन, आस्तियों के वे स्रोत जिससे कि वे संपत्ति अर्जित की गई है, वह साक्ष्य जिस पर कि यह निर्भर करता है या अन्य सुसंगत जानकारी की विशिष्टताएं उपदर्शित करेगा और कारण बताओ कि ऐसी संपत्ति के आगम को क्यों नहीं ऐसी संपत्ति को अपराध के आगम क्यों नहीं घोषित कर दिया जाए। किसको करेगा ऐसा, तो न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण है तो ऐसे व्यक्ति को जो कि इसके पश्चात प्रभावित व्यक्ति किया गया, जो कि इससे प्रभावित व्यक्ति है उसके पास तामील की जाएगी 30 दिन के भीतर कि क्यों न पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अपराध के आगम घोषित कर दिया जाए या क्यों केंद्र सरकार इसको संप्रहित कर ले, फॉरफिट कर ले। तो जहाँ ऐसी व्यक्ति को धारा 1 के अधीन सूचना में निर्दिष्ट किया जाता है कि कोई संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा धारित है तो वहाँ सूचना की प्राप्ति ऐसे अन्य व्यक्ति के पास भी की जाएगी। ठीक है, समप्रायण की सूचना पर्टिकुलर व्यक्ति को की जाएगी। पर्टिकुलर व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है किसी अन्य व्यक्ति का भी इसमें हित है तो उस अन्य व्यक्ति पर भी की जाएगी। सेक्शन 120 105H सीआरपीसी कतिपय मामलों में संपत्ति का समप्रायण, तो जहाँ 119 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, उसके बाद वो प्रभावित व्यक्ति जो है जो ऐसी संपत्ति धारण करता है या कोई अन्य व्यक्ति है उनको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया, उसके पश्चात अपने निष्कर्ष को अभिलिखित करेगा कि प्रश्नगत कोई संपत्ति अपराध का आगम है अथवा नहीं। कौन करेगा, न्यायालय। अब प्रभावित व्यक्ति जो है वो 30 दिन की अवधि के भीतर इससे प्रभावित व्यक्ति जो है वो 30 दिन की अवधि के भीतर अपना मामला अभ्यावेदित नहीं करता तो न्यायालय अपने समक्ष उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर इस उपधारा के अधीन एक पक्षीय निष्कर्ष कर सकता है। जो संबंधित व्यक्ति है वो अगर इसके अंतर्गत कोई अभ्यावेदन नहीं देता है तो संबंधित न्यायालय एक पक्षीय आदेश जारी कर सकता है। जहाँ न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि कारण बताओ नोटिस में निर्दिष्ट संपत्ति में कुछ अपराध का आगम है और विनिर्दिष्ट रूप से उसकी पहचान संभव नहीं है, तो वहाँ न्यायालय क्या करेगा, ऐसे संपत्ति के बारे में निष्कर्ष लिखना विधिपूर्ण होगा। वहाँ न्यायालय ऐसी संपत्ति को विनिर्दिष्ट करेगा जो सर्वोत्तम उसके निर्णय में अपराध का आगम है, जो उसने डिसाइड किया है, जो उसने निर्णय दिया उसमें अपराध का आगम प्रतीत होती है और इस चीज़ को अभिलिखित करेगा। और अगर कोई संपत्ति अपराध का आगम है और सभी, तो वहाँ ऐसी संपत्ति सारी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्र सरकार को संप्रहित हो जाएगी। ठीक है, तो सच प्रॉपर्टी शैल स्टैंड फॉरफिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंस। और अगर ऐसी कोई संपत्ति, इसका क्लॉज 4 कह रहा है कि कंपनी के शेयर हैं, ऐसी कोई संपत्ति कंपनी के शेयर हैं तो कंपनी संगम अनुच्छेद या कंपनी अधिनियम 2013 में किसी बात की होते हुए केंद्र सरकार को भी ऐसे शेयर के अंतरिति के रूप में कंपनी रजिस्टर्ड की जाएगी, तुरंत रजिस्टर्ड करेगी कि हाँ केंद्र सरकार ने में भी इसके वो क्या होते हैं आगम निहित हुए हैं।
केंद्र सरकार इस धारा के अधीन केंद्र सरकार को संप्रेरित हो जाते हैं तो वहाँ केंद्र सरकार अंतरित के रूप में रजिस्टर्ड हो जाएगी। सेक्शन 121 संप्रेरण के बदले में जुर्माना 105I में है। तो जहाँ पर ऐसी संपत्ति संप्रेरण की गई है और संपत्ति का कुछ भाग का स्रोत न्यायालय को समाधानप्रद रूप से साबित नहीं होता तो वहाँ प्रभावित व्यक्ति को संप्रेरण के बदले में क्या किया जाएगा, बाजार के मूल्य के बराबर जुर्माना का संदाय करने का विकल्प देगा कि बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना दो। और अगर ऐसा व्यक्ति जुर्माना का आदेश करने से पूर्व प्रभावित व्यक्ति को सुनने का अवसर दिया जाएगा, यह तो उसका लीगल राइट है। और ऐसे प्रभावित व्यक्ति को देय जुर्माना ऐसे समय के भीतर ऐसे समय के भीतर अगर वो जुर्माने का संदाय कर देता है तो संप्रेरण की घोषणा जो है वो प्रतिसंहत कर ली जाएगी, वो वापस ले ली जाएगी। ठीक है, ऐसी चीज़ का संप्रेरण नहीं किया जाएगा। संप्रेरण के बदले में जुर्माना पर्टिकुलर संप्रेरण किया जा रहा है, वो संप्रेरण का विरोध करता है कि नहीं करना है तो वो जुर्माना दे दो। जुर्माना देने के लिए जुर्माने का ऐसे आदेश से पूर्व से सुनवाई का अवसर दिया जाएगा बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना देने के लिए। और अगर वो जुर्माना दे देता है तो संप्रेरण की घोषणा जो है वो संप्रहित हो जाएगी, प्रतिसंहरण कर लिया जाएगा उसका। सेक्शन 122 CRPC सेक्शन 105J कुछ अंतरणों का अकृत और शून्य होना। तो 117 जो हमने पढ़ी थी उसके अधीन कोई आदेश और 119 के अधीन कोई सूचना जारी की गई, उसके पश्चात उस आदेश और उक्त सूचना 117 में क्या थी, संपत्ति का अभिग्रहण और कुर्की है, और 119 में संपत्ति के संप्रेरण की सूचना। तो इसके पश्चात ऐसा आदेश या सूचना में निर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी भी व्यक्ति से अंतरित कर दी जाती है, वहाँ इस अध्याय की अधीन कार्यवाही के प्रयोजन के लिए ऐसे अंतरणों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। और यदि संपत्ति बाद की धारा में केंद्र सरकार को संप्रेरित हो जाती है तो संपत्ति का अंतरण जो है वो अकृत और शून्य हो जाएगा। सर्टेन ट्रांसफर जो है नल एंड वॉइड हो जाएंगे। सेक्शन 123 CRPC 105K अनुरोध पत्र की बाबत प्रक्रिया। तो अगर अनुरोध पत्र चाहे तो भारत से किसी संविधाकार राज्य में जारी किया गया, चाहे संविधाकार राज्य से भारत में जारी किया गया, तो उसके बाबत प्रक्रिया क्या होगी। तो संविधाकार राज्य से प्राप्त समन या वारंट के लिए पार्षद अन्य प्रत्येक अनुरोध पत्र समन या वारंट केंद्र सरकार द्वारा ऐसे प्रारूप में ऐसी रीति से केंद्र सरकार बताए अधिसूचना के द्वारा उसमें दिया जाएगा, संविधाकारी राज्य को प्रेषित किया जाएगा या भारत से संबंधित किसी न्यायालय को भेजा जाएगा अगर संविधाकारी राज्य भेज रहा है तो। सेक्शन 124 लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर की 105L CRPC। तो ये क्या कह रहे हैं कि इस अध्याय को लागू होने वाले जो संविधाकारी राज्य के संबंध में या भारत राज्य के संबंध में जो व्यतिकारी व्यवस्था की गई है वो सभी उसके लिए शर्तों, अपवादों और अर्हताओं के अधीन होगा। वो इसी चैप्टर के अंतर्गत चलेगा जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं उन्हीं शर्तों, अपवादों और अर्हताओं के अंतर्गत चलेगा। ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।